हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी का लक्ष्य की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर मैथ की शुरुआत की जाए क्लास 10th में, तो वहाँ पे जो आपका पहला ही चैप्टर बनता है वह होता है कौन सा? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं का जो आपका चैप्टर है, वहाँ पे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है पहला लेसन, तो कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि जो ये वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी रियल नंबर होते हैं, ये कौन से होते हैं। तो जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ाऊँगा कि आखिर वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो होती कौन कौन सी है और किन किन को अगर आपस में मिला दिया जाए तब वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे लिखा क्या? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं? मैंने यहाँ पे देखो लिखा है एक क्या? परिमेय संख्या, और दूसरी और मैंने लिख दिया अपरिमेय संख्या, यानी इंग्लिश में कहें तो रेशनल नंबर, और उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे वास्तविक संख्याओं में ये दोनों शामिल होते हैं। और आपने पढ़ा होगा क्या कि जो यहाँ पे परिमेय संख्याएं होती हैं उनको कहा जाता है कि अगर जो कंडीशंस बताऊं वो कंडीशन अगर फॉलो कर जाएं तो उनको हम कहेंगे कौन सी? परिमेय संख्याएं। और अगर उनको फॉलो नहीं करती हैं तब उनको हम लोग डाल देते हैं किसमें? अपरिमेय संख्या में। अच्छा, वो कंडीशन है क्या? तो जैसे परिमेय संख्या की बात आती है तो परिमेय संख्या में आप लिखते हो क्या कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। मैं इसकी परिभाषा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहते क्या है कि जैसे ध्यान दीजिएगा कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। तो क्या ये इसकी पूरी परिभाषा हो गई? अगर मैं कह दूं क्या कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको p/q के रूप में लिखा जा सकते? नहीं, अभी ये आधी अधूरी परिभाषा है। अब यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन क्या है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंडीशन अगर फॉलो करेगी तब तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, पहला क्या कहता है कि जो q है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये क्या मामला है कि भाई अगर नीचे वाला जीरो हो गया तो, और जैसे ही आपका नीचे वाला जीरो होगा ना तब वहाँ पे आप इसकी गणना कर ही नहीं सकते। और जब आप गणना नहीं कर पाओगे तो वो हो जाएगा कौन सा? अनंत हो जाएगा। किसी के भी नीचे आप क्या करो, जीरो को लगा दो तो वह संख्या जो होती है वह किस में बदल जाती है? मतलब अपरिभाषित कर देगी, यानी अनंत में चली जाएगी। और जब ये अनंत में चली जाती है संख्या तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जब अनंत हो गई तो हम इसे नहीं मानेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिख के मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। जैसे आपका लिखा हुआ कितना? 2/3 ऐसे लिखा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि 2 नीचे कर दूँ जीरो, और जैसे ही आप जीरो लेके आओगे इसका मान अनंत हो जाएगा। और जैसे ही इन्फिनिटी आपकी हो जाएगी वैसे हम इसे क्या करेंगे? परिमेय संख्या से हटा देंगे। इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई होती है क्या कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में परिमेय संख्याओं में जितनी भी आपकी संख्याएं आती हैं, जैसे पूर्ण संख्याएं भी इसमें शामिल होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं और उसके बाद में इंटेजर कौन से होते हैं, यानी अगर पूर्णांक की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं। जैसे यहाँ पे बात कर ली जाए तो यहाँ पे जैसे मैं बात कर लूँ कौन सी? एक संख्या मैं ले लेता हूँ 2/3। देखिए p/q के रूप में है कि नहीं है? 2/3। और यहीं पे बात कर ली जाए 3/2 हो गया, ठीक है। और जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया -3 हो गया, और -3 के बाद में -4 हो गया, जीरो भी हो जाएगा।
जीरो भी होगा, इसमें याद रखिएगा। यानी जो परिमेय संख्याएं आती हैं, मैंने आपको बता दिया p/q के रूप में हो और इस टाइप में भी होनी चाहिए, आपको याद रखना है। लेकिन आपका जो q है वह कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर ऊपर वाले की बात करें तो कहते हैं कि इसमें होनी चाहिए तो पूर्णांक में आनी चाहिए, पूर्णांक में, अपूर्णांक नहीं होना चाहिए। पूर्णांक वाले भी ले सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनको दो भागों में तोड़ के पढ़ते हैं, एक अपूर्णांक एक पूर्णांक। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, किसमें लिखा है, एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक, वो भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें से कुछ होते हैं जो शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इनकी अगर बात की जाए तो ये पूरे के पूरे शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख दिया है, पूर्णांक, और यहाँ पे देखो ये वाला अपूर्णांक और ये वाला कौन सा है, पूर्णांक। अब यहाँ पे जो मैंने संख्याएं लिखी हैं तो यहाँ पे एक शब्द आपका लिखा हुआ है क्या, पूर्णांक। अब यहाँ पे देखना है कि ये वाली जो संख्याओं में कौन सी पूर्णांक है और कौन सी अपूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखा है क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण होती हैं, जो संख्याएं आपको पूर्ण मिल जाएं। और पूर्ण संख्याओं में आपको देखना है कौन कौन से आएंगे। देखिए यहाँ पे पूर्णांक और पूर्णांकों को दो भागों में बांटा गया। एक आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्ण संख्या, और एक आपकी हो जाएगी कौन सी, ऋणात्मक संख्या। अब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, पूर्ण संख्याएं, एक तो पूर्ण संख्या में आपकी जीरो शामिल होगी और दूसरी प्राकृतक संख्याएं शामिल होंगी। ये बात आपकी क्लियर है कि नहीं। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर दूं तो मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा बेहतर आप समझ पाओगे। जैसे अगर बात कर ली जाए क्या, परिमेय संख्या, तो यहाँ पे देखो कौन सी हो गई, यहाँ पे पूर्णांक है, यहाँ पे देखो क्या, अपूर्णांक। फिर पूर्णांकों को दो भागों में बांटा गया, एक पूर्ण संख्या और दूसरी कौन सी, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण संख्या है और दूसरी कौन सी है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद में शून्य और प्राकृतक संख्या। यहाँ से स्टार्ट करें, अगर ऊपर की ओर चले तो ज़्यादा बेहतर बातें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे देखिए शून्य का मतलब क्या हुआ कि शून्य का मतलब तो आप तो जानते हो, जैसे ये आपका बना हुआ ये शून्य है। और प्राकृतक संख्याएं भी होती हैं जिनको हम गिनतियों में प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 जो आप पढ़ते हो। तो यहाँ पे जैसे आपकी कौन सी हो गई, प्राकृतक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ऐसे करके आप चले जाओ जो आप पहाड़ी में यूज करते हो। और यहाँ पे इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, धनात्मक। यानी ये संख्याएं जो ये ऋण में नहीं है, ये सभी की सभी कैसी हैं, धनात्मक संख्याएं। और आपको याद रखना है कि जो आपको ये वाला मिला है यानी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जो मिले हुए हैं वो किसको मिलाकर बने हुए हैं, एक जीरो और कौन से, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो जैसे में हम क्या लिखेंगे कि कौन सा, एक तो जीरो शामिल है किसमें, पूर्ण संख्या में। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या में आपका कौन सा शामिल है, जीरो शामिल है। उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके इसमें शामिल हो गए। तो जहाँ पे आपको याद रखना, अब यहाँ से हमें पूर्ण संख्या के बारे में पता हो गया है, यानी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इनको क्या बोलते हैं, होल नंबर जो आपको होते हैं इनके बारे में पता हो गया है। होल नंबर के बारे में पता हो गया है कि जो होल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसी जो संख्याएं होती हैं उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी तरह आपका लिखा हुआ है कौन सा, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा, ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या हो तो आपको पता ही होगा जिसके आगे माइनस लग जाए, यानी यहाँ पे देखो जैसे -1 -2 -3 ऐसे करके जो संख्याएं चलेंगी आज तक यहाँ पे लिख सकते हो। और आगे तो जितनी भी संख्याएं आएंगी इनको कहेंगे कौन सी संख्या है, इनको कहेंगे ऋणात्मक संख्या है। अब यहाँ पे देखो पूर्णांक, पूर्ण संख्या है और यहाँ पे कौन सी, ऋणात्मक संख्या है। अब अगर पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ में ले लिया जाए तो आपका बनता है पूर्णांक, यानी फिर आपका बनता है कौन सा, इंटीजर। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, पूर्ण संख्या और साथ में कौन सी, ऋणात्मक संख्याओं को साथ में ले लिया जाए तो वह जो संख्या बनके तैयार होती है उसे कहते हैं कौन सा, पूर्णांक बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस पे, ये आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझा रहा था, इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे और समझेंगे। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि पूर्णांक क्या होते हैं तो पूर्णांक में आपको पता हो जाना चाहिए कि जैसे में यहाँ पे लिखोगे क्या, एक तो इसमें शामिल हो जाएगा आपका कौन सा, पूर्ण संख्या शामिल हो जाएंगी, पूर्ण संख्या शामिल हो गई, और साथ में आपका कौन सा शामिल हो गया, तो ऋणात्मक संख्या शामिल हो गई, ऋणात्मक संख्या। ये देखिए दोनों के दोनों शामिल हो गए। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या में कौन सा शामिल हो गया, एक तो जीरो शामिल हो गया, फिर 1 2 3 ऐसे करके जितने आते चले जाएं। और इधर अगर बात किया जाए जैसे -1 -2
-3 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जीरो वाले हो गए या फिर 1 2 3 हो गए, और जो माइनस वाले हो गए अगर एक साथ में आते हैं तब उन संख्याओं को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्णांक की क्या थी, ये यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, मैंने जीरो से पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि आपने 7th या 8th में पढ़ा होगा संख्या रेखा। तो जब संख्या रेखा पर दिखाते हैं तो जीरो को बीच में लेते हैं और इधर वाले जो होते हैं वो माइनस में और इधर वाले जो होते हैं वो प्लस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक के बारे में आपको पता हो गया होगा कि जो आपका पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 और -1 -2 -3 इन सब का जो समूह होता है उसे हम लोग पूर्णांक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे अगर बात किया जाए, एक और बचा हुआ कौन सा, अपूर्णांक। अपूर्णांक जो पूर्ण संख्या थी उनको पूर्णांक कहेंगे और जो पूर्ण नहीं उनको अपूर्णांक कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कितना, माइनस का कितना हो जाएगा 12/13। जैसे मैं कह दूँ कौन सा 12/13 मैंने कह दिया, 14/15 कह दिया। क्या ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं। जैसे मैंने कह दिया 18/11 कर दिया। तो ये संख्याएं पूर्ण नहीं है, ये संख्याएं पूर्ण नहीं है, इनको क्या कहेंगे, अपूर्ण संख्या यानी नॉन इंटीजर है। तो यहाँ पे देखो अब आगे एक और परिभाषा मिल गई क्या, कि पूर्णांक और अपूर्णांक इन दोनों के समूह को मिलाकर के कौन बनता है, परिमेय संख्याएं बनती हैं। ठीक है, कौन से, पूर्णांक और अपूर्णांक इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो परिमेय संख्याओं का निर्माण होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पूर्णांक का निर्माण कैसे होता है, तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लिया जाए तब निर्माण होता है किसका, पूर्णांक का। और अगर पूर्ण संख्याओं की अगर आपसे परिभाषा या फिर पूछ ले उदाहरण, तो शून्य को और प्राकृतिक संख्याओं को अगर आपस में शामिल कर दिया जाए तब आपका निर्माण होता है पूर्ण संख्या का। और अभी आपको मैंने समझा दिया है कि यहाँ पे पूर्णांक और अपूर्णांक ये दोनों आपस में मिल जाए तो परिमेय संख्या का निर्माण होता है। और यहाँ पे कौन सी संख्याएं शामिल है, ये वाली शामिल है और यहाँ पे ये वाली शामिल है। अच्छा, अब दो जब शामिल हो गए, अब मैं कहूँ कि आप हमें बताइए कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनके कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको करना क्या है, ये तो इतने लिखें और इसमें ये भी शामिल हो जाए। तो जैसे ये 12 मैंने लिखा था 13 शामिल हो जाए, 14/15 शामिल हो जाए और कौन सा 18/11 शामिल हो जाए, आज लिख सकते हो। तो जब ये सब आपस में शामिल हो जाते हैं तब निर्माण होता है किसका, तब निर्माण होता है पूर्ण, उसके बाद में परिमेय संख्याओं का निर्माण होता है। आशा है, उम्मीद है जहाँ से अब आपको किसी भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, अपूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे एक मुद्दा और फंस जाता है, जहाँ पे हमेशा आप फंस जाते हो। एक मुद्दा फंसता है क्या, दशमलव प्रसार वाला, डेसिमल एक्सपेंशन वाला जो फंस जाता है। वहाँ पे हमेशा बच्चों को परेशानी आती है कि कौन से वाले आपके परिमेय होंगे, कौन से अपरिमेय होंगे। मेरा वादा है कि आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि जो आपके दशमलव प्रसार वाले होते हैं उनको कैसे करना है, कैसे जानना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या, कि इसमें एक और शामिल होता है जिसका नाम है 22/7 और यहीं पर एक आता है पाई। पाई जो होती है उसको किस में लेते हैं, अपरिमेय में, लेकिन 22/7 को हम परिमेय में लेते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इस बात की चर्चा अभी हम लोग करेंगे किसमें, दशमलव प्रसार में। यहाँ पे आपको केवल इतना याद रखना है कि जो 22/7 है वो एक परिमेय संख्या है, बस। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है किसकी, अपरिमेय संख्या की, कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको परिमेय संख्या की बात बताई थी, जो भी परिभाषा, अगर उस परिभाषा को ये फॉलो ना करें, ना माने, तो हम लोग उसे कह देते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात की जाए, क्या मैंने कहा था इसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ पे q आपका क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो बीच से यहाँ से कट है, और जब बीच से कट है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला अगर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ ध्यान दीजिएगा, 0 हो जाएगा तो इसमें, और 0 नहीं होगा तो इसमें हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे कट नहीं हुआ और अगर ऐसी संख्या है कहीं पे, तो आपको याद रखना है कि ये किस में जाएगी, अपरिमेय संख्या में जाएगी। अच्छा, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कौन से आपके होंगे। बातें समझ रहे हो कि नहीं। अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये आपका 0, यानी जैसे 3 बटे नीचे 0 आ जाए, 3/0 आ जाए,
तब यहाँ पे देखोगे क्या होगा। तो अगर आपका 3/0 है, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या वीडियो एकदम क्लियर चल रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होने वाली नहीं तो ठीक है ना। एक बार मैं अभी चेक कर लूँ, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मैंने पूरी क्लास बना ली और बाद में पता चला कि भाई साहब वहाँ पे तो वीडियो ही नहीं चल रही है, वॉइस ही हमारी नहीं आ रही। इतनी ज़्यादा गुस्सा आई कि मैंने कहा अरे यार इतनी पूरी वीडियो बन गई और बाद में पता चला कि यहाँ पे ना वॉइस ही नहीं आ रही। तो मैं अब वीडियो जब बनाता हूँ तो भाई पहले वॉइस चेक कर लेता हूँ कि 1 घंटे पढ़ा दूँ, बाद में पता चले कि वॉइस ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे, P/Q, यानी ये आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए। देखो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, और जब 0 हो जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, अनंत, यानी अपरिमित हो जाएगा। और जब भी आपका अपरिमित आएगा वहाँ पे हम लोग सदैव मानते हैं कौन सी संख्या है, तब वहाँ पे हम लोग मानेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान देते रहना। ठीक है भाई, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी। अब इस कंडीशन के बाद में आपको याद रखना है कि इसमें आएंगी कौन कौन संख्या है। जैसे मैं कह दूं कौन सी, √3 हो गई, उसके बाद में 3 √3 हो गई, और माइनस का कितना हो गई, 3 हो गई। ऐसी संख्या है। अब इनके नीचे आप क्या है, नीचे 1 आप नहीं लिख सकते हो, इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो ना, तो ये आपकी किस में आती है, इसमें। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये संख्या है, जैसे √3 मैंने बता दी, 3 और अंडर जैसे आपका 5 हो गया। यहीं पे आपका पाई आ जाता है, क्योंकि पाई का मान 1.314 लेते हो ना। तो याद रखना है आपको क्या, कि जो इन दोनों संख्याओं यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, इनको वास्तविक संख्या कहते हैं। ये भी आपको पता हो गया होगा। अब आपसे अगर परिभाषा पूछे वास्तविक संख्या की, तो आप क्या बताओगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो मिला जुला रूप होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, कि जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके और जो आपका Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ कहीं कहीं पे आप देखोगे क्या, कि जो आपके P और Q होते हैं उसमें बिलोंग टू किससे दिखा देते हैं, इंटेजर, ऐसे दिखाते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे दिखा देते हैं कि जो आपका P है और जो ये Q है ये बिलोंग टू किससे, इंटेजर से। इंटेजर का मतलब होता है क्या, पूर्णांक से, इससे आने चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये दिखा देते हैं कि ये दोनों जो हैं इससे आने चाहिए, पूर्णांक से, यानी जो मैंने आपको बताए थे कौन से, 0 1 2 3 4 से आने चाहिए, ये वाली संख्याओं से आनी चाहिए ये दोनों, तब तो परिमेय संख्या है, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये कंडीशन फॉलो करवा देते हैं। और ये वाली क्या होती है कि यहाँ पे ये 0 नहीं होनी चाहिए, अगर 0 हो गई तो आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताओ क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप बताओगे पूर्णांक तथा अपूर्णांक, इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कौन सी, पूर्ण संख्या या शून्योत्तर संख्या और ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं, इन दोनों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अगर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 को शामिल कर लिया जाए और प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो बनके तैयार होती है पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में आपसे कह दिया जाए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जो हम लोग डेली अपने यूज में लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, जो आप गिनतियाँ गिनते हो वो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो ये जो आज मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बातें समझाई हैं, आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मैं आपको आज और भी चीज़ें बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या होता है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार पे एक बार जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि दशमलव प्रसार में ही सब कुछ छिपा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे किस पे, दशमलव प्रसार पे।
तो आइए अब देखते हैं क्या कि अभी हमने आपको बताया था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके बारे में परिमेय और अपरिमेय संख्या। फिर मैंने आपसे कहा था कि यहीं पे हम लोग बात करेंगे किस पर, कि जो दशमलव प्रसार वाली होती है उनमें से कौन सी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी और कौन सी अपरिमेय के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, वास्तविक संख्याओं में ही जो दशमलव प्रसार होता है यानी डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है उसमें देखेंगे तो इनको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होती कौन सी, शांत दशमलव वाली संख्या है, एक होती है अशांत। अच्छा, शांत वाली कौन सी होती है, इन पे जान लिया जाए। देखिए अगर क्या किया जाए, कोई भी संख्या जैसे p/q के रूप में लिखी हुई है और अगर उसे भाग दिया जाए और वह संख्या पूरी की पूरी कट जाए यानी पूरी की पूरी क्या हो, विभाजित हो जाती है, तो उसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने कहा कि 4 से आप 12 को भाग दे दीजिए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि भाग आप दे दीजिए, ये संख्याएं आपकी हो जाएंगी। उसके बाद में जैसे ही मैंने भाग दिया तो देखो क्या होगा, आप यहाँ पे देखें जी, अगर भाग देंगे कितना होगा, 4 से 12 होगा। देखिए पूरी की पूरी यहाँ पे खत्म हो गई। अच्छा, ये तो आपको डायरेक्ट थी कट गई, लेकिन यहीं पे क्या होता है, कुछ संख्याएं होती हैं जो आपकी नहीं करती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। 2-3 संख्याएं मैं लेके आपको दिखाता हूं कि जैसे एक 17/4 हो गई। एक संख्या मैं आपको और लेके दिखाता हूं, जैसे 17/4 है, 17/4 ये संख्या देखें आप। अब आप यहाँ पे 4 से जैसे ही 17 को भाग देंगे तो आप क्या पाएंगे, 4 से 17 को भाग दिया गया, अब भाग दी, देखिए कितनी बार में जाएगा, तो 4 बार में, 4 चौक 16 हो गया। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पे कट गएंगे तो 17 से 16 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ गया। अब जैसे ही आप इसे काटोगे तो 5 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया और बच गया 2। फिर यहाँ पे 3 बार दशमलव बढ़ा सकते हैं तो एक बार और बढ़ा लेते हैं, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए कि आपको 20 मिल जाए, तो 5 बार में मिल जाएगा। तो देखिए क्या हुआ कि दशमलव तो लगा, लेकिन दशमलव के बाद में संख्या एकदम लास्ट में आते आते पूरी की पूरी खत्म हो गई। और जब दशमलव में आते आते ये संख्या पूरी की पूरी खत्म हो गई, तो ऐसी संख्याएं जो क्या होता है कि एक समय आने पर दशमलव के बाद में भी क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, पूरी की पूरी विभाजित हो जाती हैं। तब ऐसी संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, शांत संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने ये दिया तो ये तो डायरेक्ट था कि भाई 4 से 12 को भाग दो तो 3 आ गया, भाई 4 से 12 को भाग दोगे तो 3 आया। लेकिन जैसे ही 17/4 है तो 4 से जब भाग दोगे तो यहाँ पे 4.25 आया, तो लेकिन जो लास्ट वाली संख्या है वो पूरी की पूरी विभाजित हो गई है। यानी अगर किसी संख्या को लिया जाए और लेने के बाद में वह संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाए, लास्ट में कुछ भी ना बचे, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, शांत संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये वाला एक उदाहरण दिया है। अगर आपको भविष्य में ऐसी संख्या अगर देखने को मिले तो आपको याद रखिएगा कि जहाँ पर क्या करना है आपको सीधे, कि अगर किसी संख्या से भाग देने पर जो आपकी यहाँ पे संख्या दी गई है वह पूरी पूरी चाहे दशमलव में आने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे दशमलव प्रसार लिखा, दशमलव के बाद में आने पर भी पूरी की पूरी कट जाए, यानी यहाँ से कुछ ना बचे शेष यहाँ पे, तब ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, ऐसी संख्याओं को शांत वाली कहते हैं, यानी टर्मिनेटिंग बोलते हैं। ये तो आपकी हो गई कौन सी, शांत वाली हो गई। अब इसी में एक और आती है जिसे हम लोग कहते हैं कौन सी, इसे आप नोट करना, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे इसे किया था, ठीक है। अब यहाँ पे अशांत वाली देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है, यानी ऐसी संख्याओं को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक आपकी कौन सी होती है, एक होती है अशांत और आवर्ती, रिपीट होती है जो, ठीक है, और एक कौन सी होती है, अशांत अनावर्ती, यानी नॉन रिपीट में आ जाएगी। मतलब क्या होगा कि ऐसी संख्याएं जिनको अगर भाग दिया जाए तो वही संख्या क्या हो, बार बार रिपीट होती रहे, वही संख्या बार बार रिपीट। जैसे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे मैं बात करूँ क्या कि एक संख्या मैं यहाँ से लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 1/3, मैंने एक संख्या ले ली कौन सी, 1/3। अब मैं इस संख्या में नीचे वाली से ऊपर वाली को भाग करूंगा तो देखना यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो बार बार रिपीट होती रहेगी। जैसे यहाँ पे बात किया जाए 3 से मैं भाग दे देता हूँ 1 को। अब कहोगे कि 3 से 1 को कैसे भाग दे भाई, तो बिल्कुल जाएगा, आप इसे 0 बार ले जाइए। अब यहाँ पे जब घटाओगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा लो, 0 हो गया भाई, दशमलव के बाद में 0 बढ़ेगा ना, तो बढ़ गया तो देखो कितना, 3 तक का 9 होगा,
3 बार में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, घटाओगे 1 बचेगा, फिर दशमलव लगाओ, यहाँ पे फिर 0 बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ाओगे तो फिर 9 आएगा, यहाँ पे फिर 3 आएगा, यहाँ पे फिर 1 हो गया, फिर 0 बढ़ाइए, फिर यहाँ पे 10 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा, 1 बचेगा, फिर 3 आएगा। मतलब ऐसे क्या होगी, ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। और जब संख्या रिपीट होती रहती है ना, तब इनको कहते हैं कौन सी, अशांत आवर्ती। पहली बात तो देखो ये क्या है, अशांत है। अशांत मतलब क्या, बार बार रिपीट हो रही है, शांत नहीं है। इसमें क्या था कि मैंने आपको बताया था, एक समय ऐसा आया था कि संख्या पूरी की पूरी कट गई थी भाई। जैसे यहाँ पे मैंने इस वाले में भाग दिया था 4 से, कितने को, 17 को, तो देखो कितनी 4 बार में यहाँ पे हो गया था 16, 1 बचा था, दशमलव लगाया, 0 हो गया था, और ये हो गया 8, और यहाँ पे बचा 2, और एक बार और यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, कितनी बार में गया था, 2 बार में, या 4 पंचे 20, देखो पूरा का पूरा खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे ही आपका क्या होगा, जैसे नीचे 1 बढ़ता चला जा रहा है ना, वैसे ही संख्या बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये कटेगी ही नहीं, मतलब शांत ही नहीं होगी। और जब शांत नहीं होती ना, तो इसे कहते हैं कैसी, अशांत कहते हैं। और अशांत में भी आपकी कैसी है, आवर्ती है। क्यों आवर्ती है, क्योंकि ये जो 3 आपका है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। और जब बार बार कोई संख्या रिपीट होती है ना, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं। और जैसे एक और उदाहरण मैं ले लूँ, जैसे दिया 11 से अगर हमें 58 को भाग दे दूँ, 58 को, अब यहाँ पे आप देखते जाएं, 11 से जैसे ही आप भाग दोगे, कितना 11 चौक 44 होगा, फिर आगे आप लेते चले जाओगे, अब कितना होगा, 11 चौक 11 पचे 55 हो जाएगा। चलिए लेके अच्छा चलते हैं, 11 पचे 55 हो गया, बचा कितना, 3 बचा, तो यहाँ पे घटाओगे तो 3 बचेगा, ठीक है। आगे देखो कि 11 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता, तो यहाँ पे पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे 0, 11 दूना कितना हो जाएगा, 22, बचा 8, 11 दूना 22, फिर 0 लगाओगे, 11 सत्ते 77 होगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 11 सत्ते 77 हो गया। कहाँ पे थे भाई, यहाँ पे आ गए, उसके बाद में 77 हो गया, ठीक है, फिर 3 बचा, फिर 0 लगाओगे, 11 दूना 22 होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 22 आएगा, फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा, फिर 0 होगा, फिर आएगा कितना, 77। तो यही जो होगा बार बार, फिर 3 आएगा, तो यही जो होगा 27 27 27 जो होगा बार बार रिपीट होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बार बार 27 27 रिपीट हो रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया, और ये अशांत है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, 27 27 27 27 ऐसे चलता ही रहेगा। और ये कैसा है, एक तो ये देखो अशांत है क्योंकि बार बार आ रहा है, और कैसा कह रहा है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब मैंने बताया कि जिसकी बार बार आवृत्ति होती जाए। और देखो यहाँ पे 27 की आवृत्ति हो रही है, और यहाँ पे 3 की हो रही है। तब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसी संख्याओं को लिखने के लिए सीधे तौर पे क्या करते हैं, 0.3 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जब भी किसी संख्या के ऊपर बार लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पे अगर लगाएंगे तो ये 5.27 के ऊपर हो जाएगा बार, ठीक है। तो आशा है कि ये दोनों जो मैंने आपको बताए हैं, कौन सी, अशांत के बारे में, ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे जो मैंने बताई थी शांत वाली, लेकिन दशमलव में तो है, लेकिन शांत हो गई। लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिला कि ये शांत नहीं हुई है, इसीलिए इसका नाम दे पड़ा है। एक और आता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अशांत। ये देखो अशांत अनावृत। यहीं पे आपको मैं बता दूं, इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कि अगर किसी संख्या को अगर भाग दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या को भाग दिया जाए और वह संख्या आपकी क्या हो, रिपीट ना हो। भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनावर्ती, मतलब जैसे इसमें रिपीट हो रही है, इसमें क्या हो जाए, रिपीट ना हो, तब ऐसी संख्याओं को हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, तब ऐसी संख्या को कहते हैं कौन सी, अशांत अनावर्ती संख्या कहते हैं, आवर्ती संख्या कहते हैं। अब देखें आप, जैसे आपकी हो जाए 0.3 2 1 4 5 8, फिर 2 आ जाए, 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 आ जाए, फिर 2, ऐसी संख्या आती चली जाए। तो यहाँ पे देखो क्या ये रिपीट हो रही है क्या, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा। जैसे मैंने कह दिया 5.3 2 1, फिर 3 1 2 7 9, यहाँ पे 1 4, मतलब ऐसी संख्याएं आती चली जाए। और ये अशांत हैं क्योंकि ये लगातार आ रही हैं। लेकिन एक क्या हो जाए, जैसे यहाँ पे 3 3 आती चली जा रही थी, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब बना के देख लीजिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं बन रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी जब मैं आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ा रहा था, तब मैंने आपसे एक बात की थी कि इस पर एक और यहाँ पे चर्चा का विषय बना था, और उसका नाम था क्या, 22/7।
आखिर पाई जो है वो आपकी किसमें, परिमेय और अपरिमेय में क्यों शामिल होती है, एक की इस पे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो जानना है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी आपकी संख्याएं कौन सी होती है, अशांत आवर्ती वाली होती हैं, आवर्ती जो लगातार आती चली जाएं, उन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के नाम में जानेंगे, और जो आपकी अशांत वाली होंगी और अनावर्ती वाली होंगी उनको अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कोई भी अगर ऐसे मौखिक रूप में क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, या तो आपसे पूछेगा ये, या फिर आपसे 22/7, या फिर आपकी जो पाई होती है, यही तीन ज़्यादातर पूछता है। तो आपको याद रखना है कि हमेशा आपको याद रखना है क्या, कि जो भी आपकी संख्याएं एक शांत और अशांत में आपको देखना है, तो आपको यही याद रखना है क्या, कि जो आपकी शांत और अशांत में कौन सा शामिल होगा, ये आपको ध्यान देना है। ध्यान रखना है कि जो आपका कौन सा होता है, ये वाला परिमेय वाला पार्ट होता है, ये जो अशांत आवर्ती वाला होता है ये परिमेय, और जो अशांत वाला होता है अनावर्ती वाला होता है इसे अपरिमेय में रखते हैं। और ये तो आपका है ही, ये भी आपका किस में आएगा, परिमेय में आएगा, लेकिन ये अपरिमेय में आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, आवृत्ति नहीं हो रही है, याद रखना। इसी वजह से इसे किस में रख लेते हैं, इसे दे देते हैं किसमें, अपरिमेय में। और इन दोनों का जो समूह होता है ना, वो हमारा कहलाता है कौन सी संख्या, ये संख्याएं हमारी कहलाती हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि चाहे वो परिमेय हो और चाहे अपरिमेय हो, दोनों के दोनों किस में आ जाते हैं, वास्तविक संख्या में शामिल हो जाते हैं। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे शांत अशांत या फिर जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इससे संबंधित वो आप कर पाओगे किसी भी बिना परेशानी के, और बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी से आप हमें बता दें, ठीक है, जल्दी से आप हमें बताएंगे कि ये बातें समझ में आई कि नहीं आई। चलिए, ऐसा आशा है कि अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, सारी बातें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। अब थोड़ी सी आपकी क्लास लंबी हो जाएगी, इस वजह से इस क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। किसी और दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा इसी में कौन सी भाज्य और अभाज्य संख्या कौन सी, मैं एक बार ज़रा चेक कर लूँ। चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं कौन सी, अभी हमारे पास है टाइम है, तो क्या करते हैं किसी पे और भी बातें कर लेते हैं, जैसे आपकी कौन सी होती हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या पे। इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं और बात करेंगे भाज्य और अभाज्य संख्या पे। संख्याओं पर ही बात होगी भाई, और किसी पे नहीं बात होगी, ठीक है। अगली दो और संख्या देखने को मिलती हैं, एक होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। एक होती है कौन सी, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और एक होती कौन सी, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या।